हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विक्रमजीत कौर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन चल रही होगी। बट मुझे पता है कुछ की तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, बट कुछ ऐसे बच्चे होंगे मेरे जैसे। मतलब जब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी तो मेरे जैसा हाल होगा कि मतलब कि समझ में ही नहीं आता कि नीट की प्रिपरेशन के लिए स्कूल को कैसे मैनेज करें, स्कूल कैसे रोज जाएं। नहीं जाते हो तो स्कूल में टीचर्स की भी डांट पड़ती है कि इतना एब्सेंट रहते हो। और स्कूल पे फोकस करें ना करें, कोचिंग पे करें क्या ना करें। आई नो ये दिक्कत होती है। ये तकरीबन आई थिंक 80 टू 90% बच्चों के साथ ज़रूर होती होगी। ये दिक्कत मेरे साथ भी होती थी। तो इसका सॉल्यूशन मुझे तो बहुत लेट मिला था अपने टाइम पे, पर मैं आपको अब टाइमली दे देती हूँ। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको बहुत टाइमली मिल रहा है, क्योंकि मेरे को तो जब आधी मेरी 12th बीत गई थी तब अक्ल आई थी कि कैसे हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को पूरा एक शेड्यूल दूँगी, ताकि आप लोगों को पता लगेगा कि हमें क्या-क्या, कितना टाइम, कितनी चीज़ को देना है और क्या-क्या करना है, ताकि हम इन तीनों चीज़ों को, स्कूल को, कोचिंग को और सेल्फ स्टडी को। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, आधा दिन हमारा स्कूल में बीत जाता है। फिर हम कोचिंग में स्कूल से आते हैं, खाना-वाना खाते हैं, कोचिंग भाग जाते हैं। कोचिंग में क्या होता है कि हमारा 3-4 घंटे बीत जाते हैं और आके इतना थक जाते हैं कि हमारे को सेल्फ स्टडी नहीं होती है उनकी वजह से, ठीक है? और हमारे इतने फिर बैकलॉग हो जाते हैं कि जो कि वीकेंड में भी नहीं कंप्लीट होते हैं। मुझे पता है, मेरे भी बहुत बैकलॉग हुए हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों की स्टोरी जो है ना अपने साथ बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ। बट ये है कि बिल्कुल लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मेरा काम खराब हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप सभी का जो काम है वो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हो। तो आप सबसे पहले दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, क्या ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर आप क्लास 11th में हो और 11th हो चाहे 12th हो, बच्चा यही सोचता है दोनों का सिलेबस नीट और बोर्ड्स का दोनों का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, एनसीईआरटी है। नीट का ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ता है, बट बेसिक्स तो एनसीईआरटी तो हम आराम से कर लेंगे अगर हम बाद में फोकस करेंगे। बट मैं आपको बताती हूँ, और वो ये भी सोचते हैं कि अगर हमारे थोड़े कम मार्क्स भी आए बोर्ड्स में तो कौन देख रहा है, हमने तो वैसे भी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के बाद हमारा एमबीबीएस में अगर एडमिशन हो जाएगा तो हमें ये तो कोई नहीं पूछ रहा कि आपके कितने मार्क्स बोर्ड्स में आए थे। तो मैं आपको बताऊं, इतने लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, सबका सिलेक्शन सबको पता है नहीं होता है, कड़वा है पर सच है। नहीं होता है सबका एडमिशन। कई लोग मतलब 2 बार 3 बार नीट का पेपर देने के बाद फिर कहीं और जाते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही आपका नहीं होगा, बट सभी का नहीं होता है, तो हमें बोर्ड्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? और बोर्ड्स पे अगर आप 12th में हो और अगर आपको ये होता है कि मैं नीट पे पहले प्रिपरेशन कर लूँ, बोर्ड में बाद में, मैं आपको बताऊँ 11th का जो बच्चा होता है ना, वो ये सोचता है कि मैं तो नीट का पढ़ के पास हो जाऊँगा, लेकिन अगर आपने 11th में ही अपने कांसेप्ट्स नहीं बिल्डअप करे ना, तो आपकी 12th सत्यानाश होनी तय है, क्योंकि ऐसा होता है। मेरे साथ तो बस बहुत ही कुछ हुआ है। आप फिर कहोगे दीदी अपनी एग्ज़ाम्पल्स आप देते रहते हो। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ भी। तो मैं तभी आपको बता रही हूँ कि 11th पे भी स्कूल पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि स्कूल में 11th में पूरे अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना, 12th में आपको बोर्ड्स देने होते हैं और साथ में ही आपको अपने जो 12th के बेसिक्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो दोनों नीट, बोर्ड्स दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, तो दोनों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ना हम स्कूल छोड़ सकते हैं, ना हम कोचिंग छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो हमारे नीट का ही प्रिपरेशन चलेगा। एमसीक्यू वगैरह वो जो प्रैक्टिस कराएँगे वो तो हमारा ड्रीम है भाई, करना ही है वो तो, ठीक है? तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बोर्ड्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि और स्कूल जाना बेसिक्स। कई टीचर्स होते हैं, कई क्या मतलब ऑलमोस्ट सारी, मेरे तो सारे टीचर जैसे तुझे बता रहे थे क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो भी बहुत अच्छे से पता लग जाते हैं, तो दोनों पे ध्यान ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद अपना डे का प्रॉपर मैं आपको टाइम टेबल बताती हूँ। 12th के बाद मतलब आधी बीतने के बाद मेरे को अकल आई यार, मैं आगे का बैकलॉग ना बनाऊँ। मैं एटलीस्ट बहुत बैकलॉग पहले ही बन चुका है, ये भी बन जाएगा और बाद में लेट लर्न होगा। तो मैं क्या करूँ, मैं एक अपना ऐसे शेड्यूल बनाऊँ ताकि मेरा आगे का बैकलॉग ना बने। तो अब वो मैं आप शेड्यूल जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले 5:30 बजे सुबह आप सभी को उठ जाना है, ठीक है? अपनी लाइट एक्सरसाइज वगैरह या मेडिटेशन वगैरह आप लोगों को करनी है, ठीक है? ताकि आप जो 6 से 7 है, पढ़ ही लिया होगा आपने, जो पिछला पढ़ा है कोचिंग में आपने। देखो, आप
कोचिंग से आए हो, ठीक है? आप कोचिंग से आए हो, आपने उस जो आपने पढ़ा है कोचिंग में, उसी को आके आप घर पे पढ़ोगे ताकि आपको जल्दी लर्न हो। जो देखो, अगर आप बैकलॉग से पीछे पढ़ोगे ना, मैं बैकलॉग कर लूँ, देखो उसमें जाएगा ज़्यादा टाइम, क्योंकि आपने उसको उस टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है? तो आप ये कोशिश करो, जो बैकलॉग था वो मैं वीकेंड्स में कंप्लीट करूँगा, जो मैंने आज कोचिंग में पढ़ा है, वो मैं आज ही कंप्लीट करूँगा। ताकि मैं एक तो देखो, मैं आपको बताऊँ, 70 टू 80% अगर आप कोचिंग में पढ़ के आते हो ना, आप अगर आप फुल कंसंट्रेशन से पूरा 100% देखिए अपना कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो आपको 70 टू 80% चीज़ें आपकी कोचिंग में ही याद हो जाती हैं फॉर श्योर। तो हमें 70 टू 80% जो चीज़ें कोचिंग में लर्न करनी है, समझना है उसको, उसी को आके घर पे रिवाइज़ करना है, क्योंकि हमारा ब्रेन बिल्कुल थक जाता है। तो उन चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे जो हमारे ध्यान में पहले ही बैठी हुई हैं, पूरा 100% बैठ जाएँगी, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारा स्कूल से कोचिंग के बाद हमारा दिमाग थका होता है, ठीक है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे? ये तो मैंने आपको बताया कि रात को कोचिंग से आने के बाद हमें क्या करना है, वो भी मैं अभी आपको नीचे बताऊँगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है, एक एक्सरसाइज़ वगैरह आधा घंटा या मेडिटेशन जो करना है, वो आधा घंटा कर सकते हैं आप, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएँ, एनर्जेटिक आप फ़ील करें। उसके बाद 6 से 7 आप लोगों को, जो आपने कल कोचिंग में पढ़ के आए हो, जो आपने घर आके रिवाइज़ किया है, उसी सेम चीज़ को आपको सुबह रिवाइज़ करना है, ठीक है? उसके बाद ताकि क्यों करना है, 1 घंटा आप क्यों रिवाइज़ करना है? क्विक रिविज़न गो थ्रू हो जाओ, ताकि अब सिर्फ़ वो जब कोचिंग में टेस्ट होगा ना, उससे 1 या 2 दिन पहले आपके वो नोट्स खुलेंगे। क्योंकि आपको बैकलॉग्स वगैरह भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि सभी के बन जाते हैं बैकलॉग। 4 महीने हो गए 11th को शुरू हुए हुए, सबके बैकलॉग्स बन जाते हैं। कोई इतना अच्छा बच्चा, कोई ब्रिलियंट ही बच्चा होगा जिसके नहीं बने होंगे, बाकी सबके बन जाते हैं। तो आपको वो कंप्लीट करना है वीकेंड्स में, और आपको एमसीक्यू, अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है, तो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लो, या जितने एमसीक्यूज़ आप लगा सकते हो, उतने एमसीक्यूज़ लगा लो। क्योंकि एट लास्ट आपको नोट्स के कितने नोट्स आपने लर्न किए, कितनी थ्योरी, कितनी नॉलेज आपको, वो नॉलेज की टेस्टिंग आपके एमसीक्यू क्वेश्चन्स करके ही होती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो, अगर आपको सब सिलेबस हो चुका है, ठीक है? और एक और एडवाइस दूँगी, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक ही तरीके के बार-बार क्वेश्चन्स लगाना, ये नहीं कि इस बुक से भी सॉल्व कर लिए, इससे भी कर लिए, इससे भी कर लिए, इससे भी कर लिए, एक ही बार सबसे कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको आपकी गलतियाँ नहीं पता लगेंगी। एक ही मॉड्यूल पकड़ो, पर उसी को 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार कर सकते हो, उसी को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन्स नहीं आ रहे, उसको बार-बार सॉल्व करो। एक ये टिप दी है मैंने, ठीक है? आप क्या हुआ, आपने कोचिंग का रिवाइज कर लिया सब कुछ, फिर 7 से 2 बजे तक आपको क्या करना है, स्कूल जाओगे, वहाँ खाना-वाना करके स्कूल के 1 मिनट को भी बर्बाद नहीं करना है। हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से, जैसे एक पीरियड हुआ खत्म, मैम चली गई, दूसरी मैम को आने में टाइम लग रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो उस टाइम को आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद कुछ भी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो। और अगर कभी होता है ऐसे कि कोई मैम आपको पढ़ा रही हैं और आपको उनका नहीं समझ में आता है, ठीक है? होता है ऐसे। कई टीचर्स, उनका तरीका उनके हिसाब से होता है, सही होता है पढ़ाना, पर हमें नहीं आता है समझ, हमें होता है, नहीं आता समझ हमें कि मैम पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब आपको ना समझ में आए, लास्ट डेस्क पे बैठ जाओ, और बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा मैम की तरफ देख लो, ताकि मैम को शक ना हो। नीचे एनसीईआरटी खोल के, या तो फिज़िक्स कह रही हूँ, फिज़िक्स नहीं, या तो केमिस्ट्री की या फिर बायो की, किसी एक की एनसीईआरटी आप खोल लो और उसी को आप पढ़ लो, ठीक है? पढ़ लो या नोट्स पढ़ लो, क्योंकि उस टाइम आप क्वेश्चन तो कर नहीं सकते हो, है ना? तो आप एनसीईआरटी खोल लो, सबसे बेस्ट आपको बता रही हूँ। अगर नहीं समझ में आता तो फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल का एक-एक कीमती टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। कोई गेम्स पीरियड मिल रहा है, अगर आप ग्राउंड वगैरह में खेल रहे हो, तो ज़रूर खेलो। मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो। उसके बाद 2 से 3 बजे तक आपको पावर नैप लेना है, ब्रेक लेना है, क्योंकि आप स्कूल से थके हार के आओगे, तो आपको 1 घंटा खाना-वाना खा के सो जाना है। फिर उसके बाद 3 से 4 बजे तक आपको स्कूल का होमवर्क करना है, और अगर स्कूल का होमवर्क आपको नहीं मिला है, तो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो अगर मिला है तो आपको करना है, और अगर नहीं मिला है तो आपको पढ़ाई करनी है। 4 से 5 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है, चाहे फिजिक्स, चाहे बायो, चाहे केमिस्ट्री, किसी भी एक चीज़ की आपको। और अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि दीदी किस टाइम हम बायो पढ़ें, किस टाइम हम फिजिक्स पढ़ें, किस टाइम केमिस्ट्री पढ़ें, कुछ ऐसा प्लान ले आओ, तो वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। मुझे बता देना, कमेंट में लिख देना आप, ठीक है? तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी उसका भी। तो 4 से 5 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है? फिर क्या आपको करना है, आपको 5 से 6 बजे तक को-करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। जी, आपको देना है। अगर देखो, अगर आपको किसी दिन
स्कूल में आपको फ्री पीरियड मिलता है और अगर आप ग्राउंड वगैरह में खेलते हो, कोई एक्सरसाइज़ वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज़ कुछ भी करते हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे कुछ भी खेल रहे हो, फुटबॉल वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो आप इसमें से अपना वो आधा घंटा अगर आपने स्कूल में खेला तो यहाँ पर आधा घंटा आप डिवोट करिए, 1 घंटा ना करिए। और अगर आपने स्कूल में बिल्कुल अच्छे से लग के पढ़ाई तो आपको यहाँ पर पूरा 1 घंटा स्पेंड करना है अपनी। देखो, हम नहीं पढ़ सकते 24 घंटे, हम एक ह्यूमन बीइंग है। हमें कोई भी आपको गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, कुछ भी करना अच्छा लगता है, आपको 1 घंटा उसको देना है, ठीक है? और अगर स्कूल पे टाइम डिवोट करो तो उतना टाइम यहाँ से माइनस कर देना। उसके बाद कोचिंग की आपको 6 से साढ़े 8 बजे तक आपको कोचिंग क्लासेस लेनी है। 9 से, क्योंकि आधा घंटा मैं आपको उसका दे रही हूँ खाने-वाने का, ठीक है? फिर 9 से 10 बजे तक आपको जो कोचिंग में पढ़ के आए हो, वही मैंने आपको बताया कि आपको वही आके पढ़ना है ताकि वो चीज़ बैकलॉग ना बने। वही मैंने आपको शुरू में बता दिया था आपको क्या करना है। तो फिर 10 से साढ़े 10 बजे तक आपको जो आपने पढ़ा है ना आज कोचिंग के अंदर, वही आपको 15 से 20 एमसीक्यूज़ उसके हर एक सब्जेक्ट के आपको आधे घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा-सा टाइम एक्सटेंड शुरू में कर लेना, पर आपकी बाद में स्पीड अच्छी खासी बन जानी चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर एक तो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा उसका, इसको सॉल्व करना ही है ना, पेपर ही छूट जाए तो आपको अपनी स्पीड भी ज़रूर बनानी पड़ेगी। इतने क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट के आधे घंटे में करने चाहिए, ठीक है? और देखो, आधे घंटे में तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पाओगे, नेक्स्ट डे का प्लान तो आप बना नहीं पाओगे। तो जो नेक्स्ट डे का प्लान होगा इसके बाद 15 मिनट और ले लेना और उसका बना देना, प्लान बना लेना अपना नेक्स्ट डे आपने क्या-क्या करना है और सो जाना फिर, ठीक है? तो क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम अगले दिन अगर आप ये सोचो कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, तो आप अपना नेक्स्ट डे का फिर सब काम खराब कर देंगे। फिर आप लेट उठेंगे, क्योंकि और अगर आप जल्दी उठेंगे क्योंकि आपको स्कूल जाना है, ठीक है? अगर आप 1-2 बजे तक जाग लिए और उसके बाद आप फिर उठ रहे हैं 5-6 बजे, साढ़े 6-7 बजे भी उठ रहे हैं, तो आपको बहुत टायर्ड फ़ील होगा, तो आप अच्छे से एक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर वो पूरा दिन बर्बाद करने से अच्छा है कि आप टाइमली सो जाओ, ठीक है? नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि स्कूल का टाइम 1-1 मिनट बहुत कीमती है, ठीक है? 2 साल के लिए तो आपको बर्बाद नहीं करना है। स्कूल को एनसीईआरटी का भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी टीचर का आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई टीचर ऐसी है कि आने में टाइम लगा रही है, वो टाइम बच गया है या कोई फ्री पीरियड लगा है, एनसीईआरटी रीड करना बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी तो सबसे बढ़िया तब रहेगा, क्योंकि अगर आप फ्री हो तो एमसीक्यू भी लगा सकते हो, बट अगर आप एनसीईआरटी अगर किसी टीचर का नहीं समझ आ रहा, पीछे डेस्क पे बैठ के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, नीचे रख के अपने। यहाँ पर कोई भी किताब जो भी टीचर है उसकी रख के नीचे अपनी गोदी में बुक रख के, ठीक है? पढ़ लेना। फिर कोचिंग क्लासेस को लाइटली मत लेना कि आज ले ली, कल नहीं मन कर रहा लेने का क्योंकि हम रात को लेट सोए थे या कुछ भी कर रहे थे। अब आज हमारा लेने का मन नहीं है, कुछ भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि आपको 100% कंसंट्रेशन से तो 70 टू 80% कोचिंग में ही समझना था। फिर क्या होगा, नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, फिर वो समझाएगा कौन? तो बस वो चीज़ है, ठीक है? तो लाइटली बिल्कुल मत लेना। अब वीक एंड वीक एंड ऐसा दौर होगा, वो 2 दिन, जहाँ हमारे स्कूल की छुट्टी होगी और उसका तो हमें ऐसे बिल्कुल निचोड़ के वो लेना है, बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक-एक मिनट जो है, उसको मतलब हमारा बूस्टर टाइम है कि एक-एक मिनट हमें बहुत ही अच्छे से उसका यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? उसको बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है, जितने भी आपने प्रीवियस अपने बैकलॉग्स रखे हुए हैं और जितना सैटरडे, संडे में कोचिंग में पढ़ाएँगे और जितना भी मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा है, चाहे रात को पढ़ा, उसी का सुबह पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। उसको एक क्विक रिवीजन आधे घंटे में, 1 घंटे में, पाँचों दिन की देके क्वेश्चंस लगाने हैं। जितने क्वेश्चंस लगा सको उतने क्वेश्चंस लगाने। तो वीकेंड में आपको ये सब रहेगा, बूस्टर टाइम है। और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ ना कि ये जो 5 दिन आप हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ोगे, उसके आपको वीकेंड में रिवीजन करनी है। ऐसे ही बार-बार थोड़े-थोड़े टाइम बाद आप रिवीजन करते रहिएगा और वीकेंड में ही आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वीकडेज़ में तो आपको कोचिंग में भी पढ़ने का टाइम मिलेगा, तो आपको प्रीवियस जैसे आपने 2 चैप्टर पहले के पढ़े हैं, ठीक है? और अब आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे वो, क्योंकि आप भूल चुके होंगे, 40 30 टू 40% तो आप पक्का भूल चुके होंगे। तो वो आप लोगों को चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ़ आपको रिवाइज़ भी करना है ताकि आपको एग्ज़ाम डे तक वो चीज़ याद रहे, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपको ये जो स्कूल को, कोचिंग को और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है, ये सिर्फ़ आपको टिप्स मेरी पसंद आई, तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ऐसी और गाइडेंस के लिए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि यार मैंने क्या गलतियाँ की थी क ताकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। मेरी क्या मिस्टेक्स थी, वो मिस्टेक्स
वो गाइडेंस जो मुझे नहीं मिली मैं आपको देना चाहूँगी ताकि आप सभी का सपना पूरा हो सके। तो अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि हाँ, बहुत अच्छी गाइडेंस दी है और भी गाइडेंस की अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ भी ज़रूर मिले गाइडेंस की ताकि देखो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहे हो, वो बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। ये ना हो कि आपकी डायरेक्शन ही गलत हो, पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो। जैसे मैं हूँ, मैंने तो बहुत ही पढ़ाई करी थी। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको ये बात बताई कि मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन मेरी डायरेक्शन गलत थी और तभी मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन नीट में। लेकिन वही मैं अपने जो एक्सपीरियंस है, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगी जो मैंने 2 साल में सीखा कि मेरे को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। वही चीज़ें मैं आप सभी को सिखाऊँगी, ठीक है? तो अगर आपको एक सही डायरेक्शन की गाइडेंस चाहिए कि पढ़ाई कैसे करनी है ताकि आपको सिलेक्शन हो, गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ही के फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ कि आपको मेरे आगे की वीडियोज़ अगर मिलेंगी तो आपका फ़ायदा होगा, आपको गाइडेंस मिलेगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।